रतनलाल बोल रहा हूँ। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है। और आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगी आपको। उस गली में जो चमारों की गली तो है, लेकिन उस गली का अपना सौंदर्य है। चमारों की गली का सौंदर्य सुनकर अटपटा सा लगा क्या? जी हाँ, उसका अपना सौंदर्य है, अपनी भाषा है, इतिहास है, सामाजिक बोध है, ऐतिहासिक संघर्ष है और सबसे अहम अपना एटीट्यूड है। जिस घर में मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ वो एक कॉलोनियल हेरिटेज है। वो 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ यहाँ आए थे उस समय बना था, और जब मैं आया था तो बहुत ही डिलापिटेटेड, बहुत ही खंडहर की तरह था। साहित्य ने नरक की सिर्फ कल्पना की है। हमारे लिए बरसात के दिन किसी नारकीय जीवन से कम न थे। हमने इसे साकार रूप में जीते जी भोगा है। ग्राम्य जीवन की यह दारुण व्यथा हिंदी के महान कवियों को छू भी न सकी। कितनी विभत्स सच्चाई है ये। किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों ना लिखा। ये पंक्तियां महान साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से हैं। भारत जैसे महान देश में शताब्दियों से ऐसे लाखों वंचित समुदाय हैं जिनको कभी मुकम्मल घर में रहने का मौका नहीं मिला, जो आने वाले जाड़े की कल्पना मात्र से ही कांप उठते हैं, ठिठुर उठते हैं, जिसे एहसास होने लगता है उस नारकीय जीवन का रात में बोलते झिंगुर की आवाज मात्र से ही। ये कहानी उसी समुदाय के एक व्यक्ति और उनके घर की है, सदियों बाद, जिन्हें अपने सपनों का घर सजाने का मौका मिला है। इन्हें मौका मिला है वास्तु का अपना सौंदर्य बोध दिखाने का, या यूं कहें कि अपने ताजमहल बनाने का। मौका मिला है दुर्गंध आती बज बजाती उन गलियों से निकलने का जहां नरक को कल्पना में नहीं बल्कि यथार्थ में जिया जाता रहा है। कैसे कैसे एक चिड़िया तिनका तिनका बटोर कर अपना घोंसला बनाती है, इन्होंने भी उसी तरह अपने घर के कोने कोने को अपने विचारों और कल्पनाओं से संवारा है, उसे सजाया है। भले ही दुनिया अब भी इस चिड़िया की भाषा को ना समझ पाई हो और ना ही समझ पाई हो उस मांझी की ताकत को जो अपनी पत्नी के वियोग में व्यवस्था से निराश हताश होकर पहाड़ की छाती चीर रास्ता बनाता है। जब एक शहंशाह अपनी महबूबा की याद में धर्म ग्रंथों की तमाम किंवदंतियों को तोड़कर मोहब्बत की आलीशान इमारत खड़ी करता है, तब उसमें कोई शक नहीं रह जाता कि सभ्यता के इतिहास में इमारत की भी अपनी अलग भाषा हुआ करती है। लाल एवेन्यू 1911 बिल्डिंग दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में स्थित है। ज्ञान के केंद्र के बीच संघर्ष और प्रतिरोध को दर्ज कराती स्व सौंदर्य बोध से चमचमाती यह इमारत भारतीय समाज की तथाकथित क्रूर व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात है, जो अनेकों अहंकारों को धराशायी करता है, नए एटीट्यूड को डिसाइड करता है, एटीट्यूड की नवीन परिभाषा का निर्माण करता है। इस घर में जब मुझे मिला 2001 में, तो इस घर का अगर ओरिजिनल कंडीशन देखना चाहते हैं तो बगल वाले घर को देख लीजिए। ये हेरिटेज है, और मैं इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए एंटीक और हेरिटेज का इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ। तो मैंने 8 में इसको पूरा रेनोवेशन किया, और यकीन मानिए बगैर स्ट्रक्चर को छेड़े हुए। और इसमें ही जितना इस घर में स्पेस है उसका डबल स्पेस मैंने बना दी। और भारत के तमाम जितने लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, हिंदी अंग्रेजी के सब लोगों ने इस मकान का फोटो छापा। हेरिटेज हिस्ट्री टीचर एज ए हेरिटेज कीपर, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ने मेनी न्यूज़पेपर, इवन साउथ इंडिया के अखबारों ने भी छापा। एनडीटीवी, मेट्रो नेशन ने उस पर पूरा 5-7 मिनट का पूरा स्टोरी बनाया था कि कैसे हिस्ट्री टीचर ने खंडहर को जिंदा किया है। भारतीय गांवों की आत्मा जाती है।
यह आत्मा शहर की ऊंची विशाल दीवारों को भी लांघ चुकी है। मनुष्य मुक्ति के लिए गांधी के गांवों की कल्पना से व्यथित होकर आया एक व्यक्ति अंबेडकर जाति उन्मूलन हेतु गांव की बजाय शहर की अवधारणा के विचार में भी अपने समाज की मुक्ति नहीं खोज पाता है। वो आधुनिक व्यवस्था में मुक्ति का साधन खोजता तो है, लेकिन भारतीय शोषण की विषबेल वहां भी अपने पांव पसार चुकी होती है। जाति है कि जाति ही नहीं, केवल जाति के कारण एक व्यक्ति के महल सरीखे आशियाने, उसके इतिहास, धरोहर, संघर्ष, कला, संस्कृति, सौंदर्य बोध और खुद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, सभी को कूड़े से ढकने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने यहाँ पढ़ाया है और मैंने डॉक्टर रतन लाल को भी पढ़ाया है। रतन लाल दलित हैं और एक दलित के घर के बगल में ही कंपोस्ट बना करके रखा हुआ था कॉलेज ने, और मैं भी देख ही रहा था। और कई सालों से ये कंपोस्ट यहीं पे है, प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो हट नहीं सकता। हालांकि पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि यह कूड़ा घर इंटेंशनली ही बनाया गया हो, लेकिन यह इस बात को जरूर स्पष्ट करता है कि हमारी व्यवस्था सामाजिक ताने बाने से कितनी अनजान है। कुछ और ना सही, मगर इतना तो सोचना चाहिए था कि वह उस व्यक्ति के घर के सामने कूड़ा घर बना रहे हैं जिसकी पीढ़ियों ने ऐसे ही कूड़ा घरों में अपनी सदियां गुजार दी। राष्ट्रीय धरोहर के नाम पर ही सही, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। एवरीबडी नोज, जैसे किसी महिला को कोई छेड़छाड़ करता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सर्टिफिकेट देके तो करता नहीं, वो सब दिमाग में चलता रहता है। तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये कोई ये छुपा हुआ नहीं है। तो बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत इससे हो रही थी कि भाई एक दलित का घर है। मैंने बाबा साहब की मूर्ति भी लगाई 2009 में, कि मैंने जब देखा कि मेरे से परेशानी बहुत लोगों को हो रही है, तो मैंने कहा जब इतनी परेशानी हो रही है तो चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो मैंने फिर फाउंटेन बनाया वहां पे, उसमें बाबा साहब की मूर्ति बैठाई हमने, और अब कम हुआ तो नहीं। तो ये एक आप देखेंगे भारत के मनोविज्ञान को समझेंगे तो चाहे भले ही हमें 21वीं सदी में हों, लेकिन जो डोमिनेंट जो कास्ट क्लास के लोग हैं वो अभी भी देखना चाहते हैं कि दलित अगर राष्ट्रपति भी हो जाए तो झुक के मुझे ही नमस्ते करे। वो कमजोर दिखना चाहिए, उसके फटे कपड़े होने चाहिए, उसका खाना बहुत खराब होना चाहिए। ये एज ए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन, मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि लोगों को पढ़ता भी हूँ, लोगों को समझता भी। तो बहुत जाहिर है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं लगे इसलिए मैं कुछ काम भी करता हूँ। तो कॉलेज में कुछ लोगों को लगा भाई एक दलित का घर इतना चमकेगा, इसमें इतनी लाइट्स लगी हुई हैं। तो मैं जब बाहर रहता था तो मेरे घर के सामने सो कॉल्ड कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट नहीं है, वो बेसिकली कचरा घर है। ये कंपोस्ट पिट बनाने की एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे गड्ढा खोद के बड़ा सा कचरा घर बना दिया गया। लेकिन एक न एक दिन दुनिया के तमाम महान शुभ धार्मिक ग्रंथ, विचार, सामाजिक संरचना, धार्मिक जातीय दंभ आदि का जाना तय है, जो गैर बराबरी के भेदभावपूर्ण धरातल पर खड़े हैं, क्योंकि इनका समानता और तार्किकता के आगे टिक पाना रत्ती भर भी संभव नहीं। समानता का एहसास मानव सभ्यता की एक बेहद ही बुनियादी जरूरत है। उसके आगमन को रोका नहीं जा सकता, यह अवश्यम भावी है। जैसे कूड़े के मलबे को 100 सौंदर्य बोध से ढका जा सकता है, ठीक उसी तरह जातीय दंभ को भी अपने एटीट्यूड से कुचला जा सकता है। तो मैंने सोचा कि उसका बेहतर रिबटल क्या होगा। तो मैंने कहा कि जैसे आप देखना चाहते हैं मैं इसको फिर 5 स्टार रिजॉर्ट बनाता हूँ। तो इसको मैंने, आप देख लीजिए उसी मकान को और उसी जगह को, अब लोग इधर से आते जाते हैं तो बरबस उनकी निगाहें एक बार इधर ऐसे घूमती हैं देखने के लिए। तो जो आप मुझे कचरा में रखना चाहते थे ये आपकी सोच है, मैं रिजॉर्ट में रहना चाहता हूँ, 5 स्टार में रहना चाहता हूँ, मेरी सोच है। तो मैंने कहा कि सब कुछ होगा, मेरे से यही नहीं होगा। आँख तो मेरा नीचे झुकेगा ही,
कि आप मुझे देखना चाहते हैं, आपकी एटीट्यूड है कि आप मनुस्मृति से मुझे देखना चाहते हैं, और मेरी एटीट्यूड कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, मेरा एटीट्यूड डॉक्टर अंबेडकर से आता है, मेरा एटीट्यूड वैसे लोगों से आता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए और समाज के विकास के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। तो ये एटीट्यूड की बेसिकली लड़ाई है कि आप मुझे कमज़ोर देखना चाहते हैं और मैं कहता हूँ कि आपकी ताकत नहीं कि हमसे आप मुकाबला करना है, इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। कूड़े के ढेर को भी कैसे एक उसको डिज़ाइन करके उसमें सौंदर्य बोध पैदा किया जा सकता है, जिसमें एक सामाजिकता भी हो, जो कि सिर्फ कला नहीं है। क्योंकि कोविड काल में जब लोग सड़कों पर नौकरी ढूंढते हुए या नौकरी न पाने की दशा में, नौकरी से निकाल दिए जाने की दशा में जब भाग रहे थे पूरब की ओर पश्चिम से लगातार, उस समय रतन ने ये नया काम शुरू किया जिससे बहुत सारे लोगों को उद्योग मिला और काम मिला और रोजगार मिला। मुंबई में काबा गीत से प्रभावित होकर गांव को लौटते 2 गज जमीन भी न रखने वाले मजदूर जब पुनः बिहार में काबा गीत को सुनकर शहर को लौटने लगे तो उस बीच में उनके साथ कौन खड़ा था? कौन थे ये लोग? The Constitution of India is not a book to merely change the political structure. It offers the possibility of changing this ritual of oppression perpetuating for centuries within the Indian society. It is the source of self-confidence for people who want to bring a change around them. The Constitution offers the possibility of changing our lifestyle, how we live, what we eat, etc. It changes the interior of our houses. Where we once used to see idols of gods and goddesses, we now see the calm and smiling Buddha. The Constitution replaces the given rituals of caste within home with art, painting, music, bouquet of flowers, etc. The Taj Mahal, built under the purview of the Indian Constitution, registers stories of struggles, brotherhood, and love on its walls. It won't be wrong to argue that the grammar of an individual's language changes with change in the language of his house. The Dalit community of India has no grammar of its own. The man we are talking about in this story could enter the knowledge system only because of his constant struggles against the grammar of the casteist society and his self-confidence and honesty. 2000 में तकरीबन हिंदू कॉलेज आया और उस समय तक मेरा जो बोलने वाला अंग्रेजी है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज, वो बेहतर नहीं था। तो हिंदू कॉलेज पहले मैं जाकिर हुसैन इवनिंग में था और उसके बाद हिंदू कॉलेज आना ओवरनाइट, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, आज अपॉइंटमेंट हुआ कल से क्लास लेना है। तो मैं एक्टिविस्ट भी था, तो एक मेरे सामने कई तरह की चुनौतियां थी और मुझे लगा कि मेरे जैसे मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ पढ़ाने ओवरनाइट। तो मुझे याद है कि जब मैं पहले दिन आया था और मेरा पाँव कांप गया था गेट पे, और जब मैं क्लास में हमको इंट्रोड्यूस कराने लेके गए, हमारे टीचर इंचार्ज DN गुप्ता साहब थे उस समय, तो लड़के लड़कियों को सब यहाँ तो हाई फाई बड़े घर के आते हैं, वो देख के तो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल, मेरा कॉन्फिडेंस जल्दी लूज नहीं करता मैं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा लूज हो गया। वो सामने देखिए बाइक एक रखी हुई है, हाँ, मेरे पास वो बाइक जो है बहुत दिनों से है, यामाहा है। तो मैं क्लासरूम से निकला और 80-100 के स्पीड में, मैं उस समय मयूर विहार रहता था 80-100 की स्पीड में भाग गया घर। तो शायद मेरे टीचर इंचार्ज और मेरे सुपरवाइजर DN जाते हैं, ही वाज क्वाइट केयरिंग, और PhD हमने श्रीमाली जी के साथ की है। तो उनको लग गया कि रतन घबरा गया होगा कि ओवरनाइट आपको कल से अंग्रेजी ही बोलना है। तो जाकिर हुसैन इवनिंग में तो कम अंग्रेजी के बच्चे होते, ज्यादा हिंदी के होते थे। तो मैं गया तो मेरे टीचर इंचार्ज का फोन आया, वाला घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए मेरी एक समझ है, और समझ ये है कि बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से रहेंगे तो कुछ भी सीख सकते हैं आप। तो मैं नेक्स्ट डे आया और अपने छात्रों से, मैंने स्टूडेंट से बात की कि मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेजी जहाँ गड़बड़ होगा वहां तुम मुझे ठीक करते रहना।
तो आप यकीन मानिए मैं एक एक क्लास के लिए मैं 10-10 घंटा 12-12 घंटा तैयारी करता हूँ। Professor Ratan Lal is now an author of at least 10 books, and some of his books are in English, which he learned with constant endeavors. भारतीय समाज में जाति पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर देती है। बहरहाल पैदा होने का स्थान किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं होता, लेकिन पैदा हुए बच्चे के एटीट्यूड को तय करना व्यक्ति के वश में अवश्य है। भारत के कई भागों में आज भी जन्म के 6 दिन बाद जब बच्चे के आने की खुशी मनाई जाती है तो उसी समय ही उसका भाग्य तय कर दिया जाता है। जहाँ शूद्र के घर में जन्म लेने वाले बच्चे के सर के नीचे कुदाल और हसिया रखा जाता है, वहीं क्षत्रिय हो तो तलवार, वैश्य हो तो बही खाता और ब्राह्मण हो तो कलम और किताब रखने की परंपरा है। ये सब के सब मनुस्मृति से प्रेरित प्रतीक हैं। आजाद भारत में जहाँ बच्चे के जन्म के उपरांत सरहाने तले संविधान होना चाहिए था, वहाँ मनुस्मृति के प्रतीकों का यूं रखा जाना समग्र समाज को कटघरे में खड़ा करता है। बच्चे हमारे अभी बड़े हो रहे हैं और वो जिस अंदाज में रहेगा ना उसका सिस्टम उस तरीके से बनेगा। तो उसको मैं कमजोर रखूं बचपन से तो वो कमजोर ही एटीट्यूड का बनेगा। तो जब जैसे मैंने कहा कि लड़ाई एटीट्यूड का है तो मेरे बच्चों में भी एटीट्यूड वही डेवलप होना चाहिए। धीरे धीरे आ रहा है वह बदलाव जिसमें छिपी हैं लाखों की उम्मीदें। आजाद सपनों के सामने गिटार, वायलिन, किताबों से अपने बच्चों की एटीट्यूड को बदलते प्रोफेसर रतन लाल। द्वारा प्रस्तुत किया गया नेशनल एंथम। विश्वविद्यालय और कॉलेज होने के एक मायने होते हैं और तकलीफ इस बात की होती है कई बार हमारे यहाँ इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है छात्रों को और टीचर्स को भी कि विश्वविद्यालय के क्या मायने हैं, उसका दर्शन क्या है, उसका फिलॉसफी क्या है। तो हमने जो सीखा पढ़ा कि विश्वविद्यालय बना है विश्व शब्द से, यूनिवर्सिटी बना है यूनिवर्स शब्द से। इसका मतलब है कि दुनिया भर की तमाम तरह की विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, इधर से उधर जाना चाहिए, वैचारिक विमर्श होना चाहिए। तो इसलिए जैसे लोग पॉजिटिव होते हैं कि दिस इज माय पर्सनल स्पेस, लेकिन मुझे लगता है कि नथिंग इज पर्सनल। कि जहां मैं रह रहा हूं कॉलेज में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, अगर ये मेरे छात्रों के काम आ सकता है, ये शोधार्थियों के काम आ सकता है, एक्टिविस्ट के काम आ सकता है, तो मुझे लगता है कि इसको ओपन करना चाहिए। इस तरह का घर किसी को क्या दे सकता है? यह घर ठीक वैसे ही है जैसे भारत के सुदूर गांव में जब कोई व्यक्ति अलसाई आंखों से उठता है और अपना सपना धूमिल होते दिखता है तो वह नीले रंग का कोट पहने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को याद करता है। तब जाकर वह अपने सपनों में आत्मविश्वास भर पाता है। अगर डॉक्टर अंबेडकर को इतिहास से हटा दिया जाए तो भारत का एक बड़ा भाग सांस्कृतिक रूप से अनाथ होकर रह जाएगा। लाल एवेन्यू 1911 बिल्डिंग उसी आकृति और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। इस पूरे हेरिटेज हाउस को डेवलप करने का एक कल्चरल पर्पस भी है। कल्चरल पर्पस ये है कि जहां मैं बैठा हूं मुझे लगता है कि भारत के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। पीछे मेरे डी स्कूल है, सामने स्टीफेंस कॉलेज है और हिंदू कॉलेज है, रिज एरिया है और एक तरह से हेरिटेज साइट है ये। तो जिस तरीके से देश में दमन है, शोषण है, भेदभाव है, तो यहाँ पे भारत के तमाम भाग से स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी आते हैं। और मैंने देखा है हमारे क्लास में टॉपर 12th 98% लाकर और बिलो पॉवर्टी लाइन के दलित बच्चे आते हैं, उनका थोड़ा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो कम से कम जहां मैं बैठा हूं तो दिस इज सिंबॉलिक कल्चरल वॉर ऑल्सो,
कि लोग देखना चाहते हैं कि दलित ब्रोकन, टूटा हुआ, उसको कमजोर दिखना चाहिए। तो ये एक तरह का कल्चरल सिंबॉलिक युद्ध भी है। क्लास लेने के बाद कॉलेज से जब मेरा काम खत्म होता है तो मैं या तो कंप्यूटर में रहता हूँ, नहीं तो आपके बीच समाज में रहता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे हमारे लहू का कतरा कतरा मिट्टी में मिल जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, लेकिन जब तक इस देश में चप्पे चप्पे पर और कोने कोने पर हजारों नेता, फूले और अम्बेडकरवादी परंपरा के हजारों नेता नहीं बना देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। यह है इस सम्मेलन का लक्ष्य, यह है लक्ष्य। हिंदू, स्टीफन और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बीच स्थित ये बिल्डिंग यह भी याद दिलाती है कि कितने सपने अभी बाकी हैं जिन्हें आकार लेना है, जिनमें आत्मविश्वास का गहरा रंग भरना है, भविष्य में अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज करानी है और नारकीय जीवन से बाहर निकल गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर अपना हक जताना है।